हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज हम एसओएलडीसी का पेपर 2021-22 का पेपर 2 को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पेपर 1 हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जा करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आज हम पेपर 2 करेंगे। हम इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम आंसर को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एड टू प्रोसेसिंग आर टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट यूज्ड इन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एड टू प्रोसेसिंग इज कंपाइलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। इसका आंसर है सी, स्टैंडिंग गार्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी यूज्ड फॉर कन्वेइंग द फाइनल ऑर्डर इन डिसिप्लिनरी केसेज। आपको पता ही है, इसका आंसर होता है बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following statement in the context of record management is not correct? ठीक है, तो इसमें पहला ही नॉट करेक्ट है। डी कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है फाइल का, बाकी सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कट मोशन इज करेक्ट, तो ये डी सही है। ठीक है, बाकी चीजें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई ऑफिस प्रोसीजर which one of the following is not correct? The CR unit of ministry department is centrally responsible for scanning the doc received in the physical form and diarized into the, ये सही है। If any enclosure doc received in physical form are missing, this can be called for telephonic, ये भी सही है। ये भी सही है। जो गड़बड़ है वो 4, आफ्टर ई डायराइजेशन द फिजिकल डॉक इज सेंट टू रिकॉर्ड रूम, ये गलत है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो 4। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये पूरा का पूरा ई ऑफिस से रिलेटेड है और एमओपी में इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं। ये जो है एनआईसी की जो एक तरीके से ई ऑफिस की जो मैनुअल है, उसमें इसका आंसर ढूंढने पर जाकर के मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड इन कैट। ये भी फाइल होता है, ये भी फाइल होता है, ये भी फाइल होता है, यही एक है जो नहीं फाइल होता है। तो आंसर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 में, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज गवर्नमेंट इज करेक्ट। इसमें जो है पहला सही है, ए ग्रीवेंस लॉन्च्ड ऑफलाइन बाय पोस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन सीपीग्राम एंड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर जनरेटेड फॉर सेंडिंग टू द सिटीजन बाय, ये सही है, उसको ऑनलाइन जनरेट करना है। कंप्लेंट सेंड बाय ईमेल शुड बी अटेंडेड, ये गलत है। ईमेल के थ्रू जो भी कंप्लेन आते हैं वो सीपीग्राम नहीं के तहत कंप्लेन नहीं माने जाते, ये चीज हमने पढ़ा था। पब्लिक ग्रीवेंस रिकॉर्ड्स आर आर्काइव्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये सही है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट इज नॉट द इंटीग्रल, ये गलत है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इज द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो कौन कौन से करेक्ट हो गए इसमें, 1 और 3, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पहला जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो 2, 3, 4 ये। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नोटिंग। ए नोट इज रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फैसिलिटेट प्रपोजल, एकदम सही है। नोट शुड बी हैव वर्बेटम रिप्रोडक्शन, ये तो एकदम गलत है। हमने पढ़ा था कि ये वर्बेटम एक्सपेक्ट मतलब एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है, तो ये ए नोट कैन बी रिटन इन ग्रीन इंक बाय द स्टाफ, नहीं, ब्लैक या ब्लू इंक यूज करना होता है। द रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ नोट विच हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एंड फाइल व्हेन द फाइल हैज बीन फर्दर नोटेड अपॉन इज नॉट परमिटेड, एकदम सही है। ठीक है, तो 1 और 4 जो है कि इसका आंसर होगा। 11 नंबर पे देखें तो इसका जो है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड ओरली, गलत हो गया। स्टार क्वेश्चन ओरली वो दिए जाते हैं। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क ए क्वेश्चन ऑन ए मैटर व्हिच इज नॉट प्राइमरी द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है।
वही मैटर सवाल पूछने हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं। नॉट मोर देन 5 इंक्लूडिंग वन स्टार्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट, ये भी सही, ये सही है। क्वेश्चन ओरिजिनली आस्क्ड इन हिंदी इज आइडेंटिफाइड बाय ड्रैगर मार्क, हाँ ये भी सही है, इसको मैंने बताया था कि ड्रैगर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 से इसका। 12 नंबर में देखते हैं तो ये फाइनेंशियल सैंक्शन के रिगार्डिंग सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, रिजिडली फाइनेंशियल पावर हैव बीन लेट डाउन इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, गलत। रिजिडली फाइनेंशियल पावर तो कहीं मेंशन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये चीज। अगला है द एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इन रूल 21 GFR। ठीक है, ये सही है। All financial sanction issued by the Department of Central Government should be addressed to the account officer concerned if any payment is to be made on the authority of such sanction। ठीक है, ये भी सही है, अकाउंट ऑफिसर को भेजना होता है सारे सैंक्शन। कॉपी ऑफ सैंक्शन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इंडोर्स टू द ऑडिट ऑफिसर, ये गलत है, ये नहीं भेजा जाता है इसको। ठीक है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत। कलेक्टिवली जो है लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है वो, इंडिविजुअली राष्ट्रपति के। तो ये और ये तो पहले ही गलत हो गया, 1 गलत होने की वजह से। डिसएग्रीमेंट इन केसेज वेयर सब्जेक्ट मैटर कंसर्न मोर देन 1 डिपार्टमेंट विल पुट अप बिफोर द कैबिनेट, ये सही है। स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी ऑफ ए मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए 2 कमेटी हमने पढ़ी थी, एक एसएफसी और एक ईएफसी। एसएफसी जो होता है ये सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड होता है। ईएफसी जो होता है ये एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड होता है। ठीक है, ये गलत हो गया स्टैंडिंग। यहाँ पे वो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बात कर रहा है जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड होता है। तो 3 भी गलत हो गया, तो 3 यहाँ से मिटाएंगे तो आपको 2 और 4 आंसर मिल जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री में दैट नीड पार्लियामेंट अप्रूवल आर रिक्वायर्ड टू बी, कैबिनेट के द्वारा उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। तो 2 और 4 इसका आंसर होगा। Which one of the following statement is correct? The president shall address both the house of parliament at the every session, गलत। एवरी सेशन नहीं, वो पर्टिकुलर हर साल के पहले सेशन को होकर। कोरम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग, ये सब सही है, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग टर्म की वजह से ये गलत हो गया, इंक्लूडिंग होता है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर इन लोकसभा, ये भी गलत है, प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका आंसर जो हो गया डी हो गया। करेक्ट पूछ रहा है इसमें, इंटर डिपार्टमेंटल नोट एंड यू नोट इज 1 एंड सेम, ये एकदम सही है। पहले इसका नाम यूओ नोट हुआ करता था, बाकी सब गलत है इसमें। 16 नंबर पे हम आए तो इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट। दीज रूल अप्लाई टू द कंडक्ट ऑफ सोवरेन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर, ये गलत। ये चीज कहीं भी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में नहीं लिखी हुई। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ओनली 1। 17 नंबर जो है, ए फाइनेंशियल सैंक्शन इशूड बाय वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल डिड नॉट मेंशन द पीरियड फॉर विच इट वाज वैलिड। ठीक है, इन द सर्कमस्टेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी वैलिड, इसमें जो है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल यही सही है। इट विल लैप्स इफ फुल और पार्ट पेमेंट इज नॉट मेड ड्यूरिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ये हमने जीएफआर में सैंक्शन ऑर्डर पढ़ते समय पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 में 0 आवर के बारे में पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सब करेक्ट है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, 0 आवर यस। मेंबर आर अलाउड टू रेज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग 0 आवर यस। 0 आवर फॉलो द क्वेश्चन आवर। ठीक है, और 0 आवर रिफर टू द पीरियड वेयर नो बिजनेस इज ट्रांजेक्शन, तो ये तो गलत हो गया, तो यही नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली बी के कंट्राडिक्शन में हो गया। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्ट इन प्रेसिडेंट, बताइए। स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड टू द, ये पूछ लिया ये कि किस किस मौके पे स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होते हैं, तो सारे मौके पे मिलते हैं कैजुअल लीव।
स्पेशल कैजुअली। 20 का जो है कि डी सही। 21 का मिस्टर एक्स एंड वाई हुआ टू अलॉटेड इन ऑक्यूपेशन ऑफ सेपरेट अकोमोडेशन अलॉटेड अंडर इतना इतना इतना, उन्होंने शादी कर लिया आपस में। ये चीज भी हमने पढ़ा था कि अगर शादी कर लिया तो 1 महीने के अंदर एक क्वार्टर जो है कि उनको सरेंडर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये एक तरीके से हिंदी की इंसेंटिव से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ हिंदी स्टेनोग्राफी, ये इसके इंसेंटिव का रेट है। प्रबोध का जो रेट है वो है 1600 रुपए, मतलब ये इससे मैच खाता है। प्रवीण का रेट 1500 है, ये इससे मैच खाता है। प्रज्ञा का रेट, प्राज्ञ का रेट 2400 हो, वो इससे मैच खाता है। और हिंदी स्टेनोग्राफी का रेट 3000 है, तो वो इससे मैच खाता है। तो इस हिसाब से 22 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये इन द context of fundamental rule which one of the following are the condition of treating training as duty। ये चीज भी हमने पढ़ी थी ड्यूटी वाले चैप्टर में जब हमने FRSR पढ़ा था। ट्रेनिंग शुड बी इन इंडिया, यस। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये भी यस। नॉन ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, तो ये हो गया गलत। इट शुड बी नॉट इन प्रोफेशनल और टेक्निकल होना चाहिए, ये इन प्रोफेशनल और टेक्निकल, इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 2 इसका जो है कि राइट आंसर था। ठीक है, ये चीज। पावर कैन नॉट बी रीडेलीगेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री टू द सबऑर्डिनेट, ये भी हमने पढ़ा था कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट की पावर रीडेलीगेट नहीं हो सकती, रिटेन ऑफ लॉसेज की पावर रीडेलीगेट नहीं हो सकती, और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ 10% से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यही 5 को 10 होता तो ये सही होता। तो 1 और 2 जो है कि इसका सही आंसर है। 1 और 2 10% से नीचे की पावर रीडेलीगेट हो सकती है। In case of government servant is transferred from higher post to a lower post on his written request, his pay fixation FR 22 के तहत ही होता है उसका। Which one of the following statement regarding compensatory allowance is not correct? C. It includes sumptuary allowance। sumptuary allowance जो होता है compensatory allowance का हिस्सा नहीं होता है, बाकी सब सही है। Question number 27. Traveling allowance of a government servant both in respect of journey on transfer to foreign service and the journey on reversion, ये हमने पढ़ा ही था। दोनों जो है कि फॉरेन एम्प्लॉयर के द्वारा ही बेयर किया जाएगा। Which one of the following is not a characteristic of honorarium? तो इसका जो है कि C ही है। C इसकी डिफिनीशन ही गलत दे दिया। It is paid from a source other than। honorarium की तो डिफिनीशन ही यही है कि it is paid from कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बाकी सब सही है, यही जो है कि गलत दे दिया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। डिस्टेंस जो है हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर के बीच का डिस्टेंस जो है कि मोर देन 2000 किलोमीटर, लेकिन वो बाय एयर ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे केस में ज्वाइनिंग टाइम पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर बाय एयर ट्रेवल करता है तो 12 दिन होता है, वैसे मैक्सिमम 15 डेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है स्टेपिंग अप से रिलेटेड है। ये तो हमने पढ़ा नहीं था, और लेकिन इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो 134 है। ठीक है, 134 इसका आंसर है, मिला लीजिएगा इसी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पे लेवल आर इंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप टू 6000 kg बाय गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वैगन 1 सिंगल कंटेनर। तो ये लेवल 6 to 11 का जो है कि ये है एलिजिबिलिटी। In case where both husband wife are central government employee and their transfer take place within 6 months but after 60 days, ये भी हमने CTG वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विदिन 60 डेज होता है तो कोई CTG नहीं मिलता है, 60 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर होता है तो 50% CTG मिलता है, और 6 महीने के बाद होता है तो फुल CTG मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कौन करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ये चीज तो देखिए इसमें क्या है कि पहला लेवल 14 एंड एबव का रेट है 7500, तो ये मैच गलत हो गया। लेवल 13 का रेट है 4500। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेवल 12 एंड 13 दोनों जो है 4500, तो ये सही हो गया। लेवल 11 का 1250, तो 3 और 4 इसका सही आंसर है।
ये 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है पे फिक्सेशन से रिलेटेड है, तो इसका जो 34 का जो आंसर है वो डी। ठीक है, तीनों का जो है कि पे उतना ही आएगा। 35 जो क्वेश्चन है ये भी पे फिक्सेशन से रिलेटेड है और इसका आंसर 76,200 आया है। ठीक है। 36 which one of following classes of government service are eligible for dearness allowance if their pay does not include an element of compensation for increased cost of living। ठीक है, देखिए देखिए इसमें जो है पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को डीए नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें जो है पर्सन वर्किंग इन वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट इनको डीए मिलता है केवल। तो ये 3 जो है कि इसका राइट आंसर है। 37 dearness relief, consider the following statement regarding admissibility of dearness relief on pension। 37 की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें 2 और 3 करेक्ट। डीआर ऑन पेंशन इज एडमिसिबल व्हेन ए पेंशनर इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर नहीं मिलता है। ठीक है, ये जीआईडी दी हुई है। डीआर इज एडमिसिबल टू ए पेंशनर इलेक्टेड, एमपी बनेगा तो भी मिल जाएगा। एमपी जो था वो बाद में मिनिस्टर बना या एमपी से स्पीकर बना तब भी उसको मिलता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है। एचआरए के बारे में पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए द सिटीज टाउन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यस, एक्स वाई जेड, पहला सही है। फॉर द ग्रांट ऑफ एचआरए एसएएस नगर मोहाली हैज बीन ट्रीटेड एट पार विथ चंडीगढ़, ये भी सही है। बहुत फैक्चुअल सवाल पूछ लिया। पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए, ये भी एक तरीके से सही है। ये ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर सेल्स बी इंटाइटल्ड टू ड्रा एचआरए एट द सेम रेट फॉर ए पीरियड अप टू 80 डेज, यही गलत है। ये आपका सही। 90 दिन इसको ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से मिलता है एचआरए और अगले 90 दिन न्यू हेडक्वार्टर के हिसाब से। ये भी हमने पढ़ा हुआ। नहीं, एचआरए की क्लास तो शायद ऑडियो लेक्चर हुआ था, वीडियो नहीं हो पाया था। 39 में देखें तो ये कोलंबो प्लान, इसका आंसर नहीं मिला। ये क्या है, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर डाल दीजिएगा ताकि जिनका भी हो वो अपना मैच कर ले। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये एमएससीपी से डीपीसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। डीपीसी प्रपोजल से रिलेटेड इसका अपना फार्मूला होता है, इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 41 काफी बड़ा था, ये भी एमएससीपी स्कीम से रिलेटेड पूछा था। इसमें सारे जो है कि इसमें पूछा था करेक्ट कि कौन सा करेक्ट है, तो सब जो है कि गलत है, केवल क्वेश्चन जो है कि डी जो है कि करेक्ट है। ठीक है, ये चीज। अपार के बारे में सवाल पूछा था, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में। 42 में जो है कि पूछा था कि कौन कौन जो है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो केवल 4 इसमें नॉट करेक्ट है। Whenever an authority has upgraded, downgraded the overall grading in APAR without giving sufficient reason देना मैंडेटरी है। The department promotion committee shall treat an exercise null and void। Yes, अगर रीजन नहीं दिया गया है तो डीपीसी उसको जो है कि इनवैलिड समझेगी। एकदम सही स्टेटमेंट है। ए रिपोर्टिंग ऑफिसर कैन राइट अपार ऑफ हिज सबऑर्डिनेट विद इन 1 मंथ ऑफ हिज रिपोर्ट रिटायरमेंट, ये भी सही है। ठीक है, ईएल फॉर मोर देन 15 डेज जो है वो डिडक्ट किया जाता है एनआरसी पीरियड के लिए, ये भी सही है। केवल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रिलेटिंग टू ए डिसीज्ड ऑफिसर में बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये गलत है। तो चौथा नंबर जो है कि वो गलत है, तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 43 की बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विंग एट दिल्ली इन लेवल 14 ड्राइंग ए बेसिक पे आप 2,18,200 प्रोसीड ऑन डेपुटेशन टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट एट मुंबई। डेपुटेशन अलाउंस पूछ लिया यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 9,000 इसका रेट है। तो यही जो है कि 9,000 इसका आंसर आ जाएगा। लाइसेंस फी, ये जो जीपीआरए से सवाल पूछ लिया, लाइसेंस फी का रेट दे दिया और एक तरीके से ये डैमेज कॉस्ट पूछ लिया। ठीक है, काफी डीप सवाल जाकर के पूछा था, तो ये जो है कि डी इसका आंसर आएगा 2,42,880।
ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था डैमेज कॉस्ट में, तो ये 1840 मल्टीप्लाइड बाई 120 प्लस इसी का 10%। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट महीने इसका जो डैमेज कॉस्ट का जो फार्मूला था वो इससे 2,42,880 रुपये आएगा। 45 की बात करें तो ग्रुप से इम्प्लाई गेट प्रमोटेड टू ग्रुप बी विथ इफेक्ट फॉर 15/2/23। अब ये पूछ रहा है कि कब से उसका सब्सक्रिप्शन जो है कि 60 रुपए होगा। तो जब भी 1 जनवरी के बाद कोई प्रमोट होता है तो उसका सब्सक्रिप्शन अगले साल से चेंज होता है, तो 1 जनवरी 2023 को चेंज होगा। पेंशन रूल से रिगार्डिंग सवाल पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है इसमें। कंफर्मेशन विल बी मेड वंस इन द सर्विस ऑफ एन ऑफिशियल व्हिच विल बी इन द एंट्री गेट, सही है। कंफर्मेशन इज लिंक टू द अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन द ग्रेड, ये गलत है। एन ऑफिसर हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोबेशन में बी कंसिडर्ड एट फॉर, ये भी सही है। डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन एंड अदर पेंशनरी बेनिफिट शैल बी मेंटेन, ये गलत है। डिफरेंस खत्म हो चुका है। तो ये एक 1 और 3 जो है कि इसका आंसर होगा। ए फैमिली पेंशनर ड्राइंग पेंशन ऑफ 30,000 रुपए पर मंथ टर्न 85 ईयर ओल्ड इन अगस्त 2022। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेंशन पेबल एट हर 1 अगस्त 2022 को वो पूछ रहा है कि वो कितना उसको जो है कि मिलेगा। तो ये उसका 39,000 रुपए आएगा। ठीक है, ये चीज। 48 की बात करें तो ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, जो ये जो गवर्नमेंट जो है कि रिटायर करती है उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज। तो इसमें जो है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से करेक्ट नहीं है। देखिए, नो एम्प्लॉय शुड ऑनली बी रिटायर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इनइफेक्टिवनेस इफ ही वुड बी रिटायरिंग एज सुपरवाइजर विद इन ए पीरियड, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, कर सकते हैं। नो सो कॉल्ड नोटिस इज नेसेसरी बिफोर ए नोटिस ऑफ प्रीमेच्योर इशू, ये सही है। कोई सो कॉल्ड नोटिस इशू नहीं किया जाता है। नो रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट अगेन इश्यू ऑफ ऑर्डर अपने, ये गलत है। रिप्रेजेंट वो कर सकता है, अपील कर सकता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, और ये भी गलत है कि नोटिस पीरियड के लिए उसको पेंशन दिया जाएगा, ये भी गलत है। एक तरीके से देखें तो 3, 4 और 1 ये तीनों गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, तो ये मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सुपरिटेंडेंट 31/7/22 विथ ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 इतना, हिच पे डिटेल्स है। बेसिक पे 31/7 को इतना, पर्सनल पे इतना, एवरेज इमोलुमेंट्स इतना, कम्यूटेशन अप्लाइड नील। तो जाहिर सी बात है कम्यूटेशन नील अप्लाई कर रहा है तो बेसिक पेंशन जो है तो इसका बेसिक पे का आधा हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल पे जो है कि वो नहीं माना जाता है इमोलुमेंट्स। ठीक है, तो ये 90,000 रुपए आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये इसका आंसर होना चाहिए ए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आंसर इसका ए ही होना चाहिए। ए होना चाहिए या डी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा क्लोज ए ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें तो पेंशन रूल से रिलेटेड है कि नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड डेथ ग्रेचुटी व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज और गोज मिसिंग व्हाइल ऑन डेपुटेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसमें जो है कि 2 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। इसको पढ़ लेते हैं। व्हाइल ऑन डेपुटेशन टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन टू ऑथराइज फैमिली पेंशन ग्रेचुटी इन अकॉर्डेंस विद द पेंशन रूल एबिट शैल बी टेकन बाय हेड ऑफ ऑफिस ऑफ बारोइंग डिपार्टमेंट। यस, हमने बताया था, ये चीज हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ही वो गया और वहां पे उसकी डेथ कुछ होती है तो वहीं के ऑफिस के द्वारा उसको किया जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में गया हुआ है तो ऐसे केस में जो बारोइंग डिपार्टमेंट नहीं लेंडिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। फॉरेन सर्विस में भी जाता है तो ऐसे में जो है कैडर अथॉरिटी के द्वारा जो है कि पेंशन प्रोसेस किया जाता है। ये गलत हो गया। तो इसमें जो है कि पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट कौन कौन से हुआ इसमें 1 और 3।
2। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है तो 2 और 4 हो गया इसका आंसर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन पर मंथ दैट कैन बी ग्रांटेड अंडर इन केस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये कंफ्यूजिंग सवाल है, लोगों को लग रहा है मैक्सिमम जो बेसिक पे होता है वो 2,50,000 होता है। ठीक है, फैमिली पेंशन का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म रेट होता है 30% ऑफ बेसिक पे, तो इस हिसाब से ये आएगा 75,000। जो 10 साल के लिए या इनहांस फैमिली पेंशन दिया जाता है उसको इनहांस फैमिली पेंशन बोलते हैं, जो 50% ऑफ बेसिक पे होता है। ठीक है, तो यहीं से तो इसको कभी भी फैमिली पेंशन या बेसिक पेंशन जो है कि फैमिली पेंशन नहीं बोलते, फैमिली पेंशन मीन्स का 30% ऑफ बेसिक पे, तो ये आंसर जो आएगा इसका 75,000 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज 54 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस प्लान टू टेक वीआरएस एज पर रूल ही हैज रिक्वेस्टेड टू अप्रूव। ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, सर्विस वेरिफिकेशन का। ठीक है, वो 15 जिस दिन में वो रिक्वेस्ट करेगा उसके 15 दिन के भीतर ही उसको प्रोवाइड करना। 55 का नॉट करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग इमोलूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो नॉट करेक्ट है वो सी है। ठीक है, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड इन इमोलूमेंट्स, ये भी हमने पढ़ा था, एनपीए भी उसका जो कि इमोलूमेंट्स का हिस्सा होता है। पे ड्रॉन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल ऑन डेपुटेशन टू स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन सर्विस शैल बी ट्रीटेड, गलत, ये गलत है। हमने बोला था ये पेरेंट कैडर का पे लिया जाता है, वहां पे क्या पे ड्रॉ किया वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये चीज, और तो यही नॉट करेक्ट है, बाकी सब सही है। In which of following circumstances a person who has a claim to receive his share of gratuity after the date of is debarred from receiving his share of। देखिए, यहाँ पे दिमाग से खेला गया है। जो 1, 2 और 3 सिचुएशन होती है, इन तीनों सिचुएशन में उसका क्लेम जो है सस्पेंड रहता है। ठीक है, और चौथी सिचुएशन है जब इसका जो आंसर 1, 2 और 4 इस सिचुएशन में, मतलब 1, 2 और 4 सिचुएशन में इसका जो क्लेम है वो सस्पेंडेड रहता है। जब वो चार्ज होता है तब सस्पेंडेड रहता है, और जब वो कन्विक्ट हो जाता है तब उसको डिबार किया जाता है। तो यहाँ शब्दों से खेला गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द रेट ऑफ डेथ ग्रेचुटी पेएबल टू द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट हु डाइड व्हाइल ऑन सर्विस विथ लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 11 ईयर। ठीक है, ये चीज, तो ये है 20 टाइम्स। 58 की बात करें तो ये जो है, इसमें जो नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, तो ये इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, डिवाइड, जब वो सेपरेट पेंशन वहां से ड्रॉ ही कर रहा है ऑटोनॉमस बॉडी से, तो फिर क्यों जो है कि वो जो है कि इसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, when is a head of office required to determine the qualifying service in consultation with account officer of a यही वाला जो सर्विस वेरिफिकेशन वाला रूल है, 18 years and 5 years बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। 60, एडिशनल फैमिली पेंशन पेबल टू एज 92 years, तो ये होता है उसका 40% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन। 61 की बात करें तो ये पूछ रहा है कौन सी लीव जो है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट होती है। ऑल लीव ड्यूरिंग सर्विस फॉर विच, ये होता है, ईयूएल ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये होता ही है। ईयूएल ड्यू टू इनेबिलिटी टू ज्वाइन, ये भी होता है। ईयूएल है, चारों होते हैं, 1, 2, 3, 4। अंडर द एनपीएस स्कीम द मंथली कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन वुड बी 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, ये द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु प्रेफर टू फिक्स, ये है 100%। 63 का 100% होता है। 64 में जो है कि जो हमने पढ़ा था एग्जिट रेगुलेशन,
वो प्री मैच्योर एग्जिट के बारे में हमने पढ़ा था ना कि लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया है, तो ये जो है कि इससे सवाल पूछ लिया था। 65 ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सब्सक्रिप्शन टू एनपीएस वुड नॉट बी पेबल बाय द सब्सक्राइबर। देखिए, अंडर सस्पेंशन जो होता है ये उसकी मतलब की इच्छा पे है, इसमें इसमें दिया जाएगा और पीरियड ऑफ यूएल पे होता ही नहीं। तो 1 और 4 ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है सब्सक्रिप्शन वो पे नहीं करेगा, यूएल पे तो पे ही नहीं करेगा, अंडर सस्पेंशन उसके ऑप्शन पे है। तो 1 और 4 ही इसका आंसर बनता हुआ दिख रहा है। In which of the following circumstances sanction of the government is not required for government to give evidence in connection with the inquiry? ये तो सीधा सवाल एक तरीके से पूछ लिया था, तो ये तीनों केस में हमें पता ही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने अगर दे रहा है कोई भी, वो पे कमीशन को कोई मेमोरेंडा देना है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, तो कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो कंडक्ट रूल में हमने पढ़ा था। कंप्लेंट कमेटी जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में है वो नॉट करेक्ट, तो हमने पढ़ा थे कोई भी मेल मेंबर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है वहां पे, तो यही जो है कि गलत है इसमें। 68 देखें तो सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में बात कर रहा है, ये करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 2 और 3 जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इज नॉट ए कंट्रावेंशन, ये तो हमने डिफिनीशन में ही पढ़ा था कि ये जो कंट्रावीन करता है फ्रीक्वेंट परचेज और जो है सेल ऑफ शेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड नहीं है। ये सही है। ये भी सही है। ये गलत है। एलआईसी वगैरह कुछ भी लेंगे 2 महीने से ज्यादा का प्रीमियम है तो बताना पड़ेगा, तो ये चीजें हमने देखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो ये भी कंडक्ट रूल से रिलेटेड है, इसका आंसर 1 और 3 होगा। ठीक है, बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो ये भी कंडक्ट रूल से रिलेटेड है और इसका आंसर जो है कि 2 ओनली आ रहा है। ठीक है, अरे एनओसी कैन बी ग्रांटेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सीकिंग इमिग्रेशन अलाउड नहीं है, मैंने बताया था ये चीज। अरेंजमेंट बाय डीएम जो भी मिनिस्टर वगैरह आएंगे ये कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं, ये भी सही है। प्रायर परमिशन नॉट नेसेसरी फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेज कंडक्टेड बाय, ये मैंने बताया था कि लैंग्वेज क्लासेज के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो केवल 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो 71 में 2, 3, 4 ये सब सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है, तो 2, 3, 4 सही। ठीक है, क्वेश्चन 1 गलत है। प्रोविजन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 9, ये गलत है। ये चीज मैंने पढ़ाया था कि ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं, ये चीज हमने बात किया था, बाकी सब सही है इसका। 72 की बात करें तो फिर कंडक्ट रूल से सवाल है, ये पूछ रहा है कि ये इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैश प्राइस कोई विन करेगा और उसकी वैल्यू 2 महीने से ज्यादा की है तो ये तो रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय 18(3) के तहत, ये सही है। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बिड इन द अथॉरिटी अरेंज बाय देयर ओन ऑफिस, ये भी सही है। ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंटर्न बाय द गवर्नमेंट स्पाउस एट हर ओन फंड सच एज श्रीधर आल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड, ये नहीं बताना होता है जो हमने बात की थी। फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये रूल 18(3) के तहत आता है, बुक में दिया है। ठीक है, आर मैंडेटरी टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर वैल्यू एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे, ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन नॉट करेक्ट जो है इसके हिसाब से कुछ बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर बनाए तो 3 और 4 ही सबसे ज्यादा क्लोज लग रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 3 और 4 को आंसर बनाया हुआ है। लेकिन ये सही स्टेटमेंट है और इसको गलत मानते हुए हमने किया है, तो ये डाउटफुल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसमें जो है कि
1 2 3 सही बैठेगा इसमें। ठीक है, तो ये 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 74, टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, ये पहला ही है, रूल 311 जो मैंने बताया भी था कि पहले शुरुआत ही यहीं से होती है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो ये पूछ रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंडक्ट रूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैमिली। देखिए ये तो यहीं पे दे दिया, इम्प्लॉयड, जब इम्प्लॉयड ही हो गया तो पार्ट ऑफ फैमिली कहां से होगा ये, बाकी सब सही। बी, ठीक है ये चीज। 76, 76 का जो आंसर आएगा ये 49,000 आएगा। ठीक है, ये डीओपीटी ने एक जो है ओएम निकाला था, ये उसी का जो है कि पूरा का पूरा जो है कि क्वेश्चन उठा करके दे दिया। ड्यूरिंग करेंसी पीरियड जो है कि वो इंक्रीमेंट अर्न नहीं करेगा, नोशनली मिलता रहेगा उसको और बाद में जाके वो उसको रिस्टोर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सीसीएस सीसीए रूल से रिलेटेड। A government servant deemed to have been placed under suspension with effect from the date of his detention if he is detained in custody for a period exceeding 48 hours। ये एकदम सही है। अच्छा, यहां देख रहे हैं खेल क्या हुआ है, ओनली इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन ए क्रिमिनल चार्ज ओनली। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई चार्ज नहीं लगा रहता है, उसमें भी तो उसको डिटेन कर सकते हैं। इसी ओनली की वजह से ये जो है कि गलत हो गया। ठीक है ये चीज। An order of suspension shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before the expiry of 90 days। ये सही है। A government servant should be placed under suspension if he continue to remain absent from duty। ये गलत है। मैंने बताया था कि absenteeism के केस में कभी भी जो है कि सस्पेंड करने का नहीं बोला गया। Government servant placed under suspension while officiating in a higher post can be reverted to the lower post। ये भी सही है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा तो 1 और 3। ठीक है, इसको जिसने भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ये जो है कि उसका सवाल जो है गलत हो जाएगा। डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन ए क्रिमिनल चार्ज ओनली, तो ये गलत है। ठीक है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी वो किया जाता है, बिना कोई चार्ज लगाए हुए भी उसको आशंका के आधार पर कर लिया जाता है। 78 भी सीसीएस सीसीए रूल से ही जो रिलेटेड है। इसका जो आंसर है वो 2 और 4 है, इसमें करेक्ट पूछा है तो ये है। ठीक है, इफ ए पेंशनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट नो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। ये गलत है। The departmental proceeding cannot be initiated against a pensioner for any event which took place more than 4 years before से ये सही है। Provisional pension amounting to 2/3 of the entitled pension will be paid to government। ये गलत है। प्रोविजनल पेंशन 100% के बराबर दिया जाता है। और ये चौथा एकदम सही है कि जो प्रेसिडेंट किसी चीज की रिकवरी की ऑर्डर देंगे तो उसके 1/3 ऑफ पेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 2 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 79 जो है वो रिक्रूटमेंट रूल से पूछ लिया है, काफी बल्कि चीजें हैं। 1 और 3 जो है इसका आंसर है, ये मिला लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पेनल्टी, सही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हाइल रिव्यूइंग एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हैज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। 180 दिन से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, तो ये गलत है। सस्पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द, ये भी सही। तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें डाइजनॉन के बारे में है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ऑफिशियल कैन बी मार्क ए डे इवन व्हेन इज परफॉर्म ड्यूटी फॉर ए पार्ट ऑफ डे बट लीव ऑफिस अर्ली, डाइजनॉन हो जाएगा। रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट, ये भी डाइजनॉन हो जाएगा। कम लेट बट इतना मैंने बताया था कि लेट आए उसके लिए कभी डाइजनॉन उसको नहीं किया जाएगा। मार्किंग ऑफ डे एज ए डाइजनॉन विल बी ब्रेक इन सर्विस, नहीं होता है। तो नॉट करेक्ट इसमें पूछा है तो 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, सीसीएस सीसीए रूल से, censure can be imposed by a competent disciplinary authority on a dealing without recording a finding on the misbehavior, एकदम गलत है। सेंसोर एक पेनाल्टी और पूरे का पूरा जो है फाइंडिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होल्डिंग ऑफ ए इंक्वायरी इन केसेज वेयर ए माइनर पेनाल्टी इज टू बी इम्पोज्ड इज मैंडेटरी इन ऑल केसेज, ये भी गलत है। ठीक है। तीसरे की बात करें तो कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आफ्टर हैविंग रिकॉर्ड द फाइंडिंग रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड कैन मेक एन ऑर्डर इम्पोजिंग द माइनर पेनल्टी ऑफ सेंस्योर विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी। ये सही है। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर बी दिया होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें अगर, इस सब में सीधा आंसर बताए थे, बहुत लंबा स्टेटमेंट इसमें दिया है। तो 83 का जो आंसर होगा वो 2 और 4 होगा। ठीक है, ये चीज 84 का जो आंसर होगा वो 3 और 4 होगा। ए, ठीक है, ये चीज 85 का जो आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। क्वेश्चन सब डायरेक्ट हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट्टी 86 का जो आंसर होगा, एचपीएल के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट पूछा है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, गलत है। यहीं पे ये गलत हो गया, बाकी सब तो सही है ही। 87 पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ईएल दैट कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम गवर्नमेंट से हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया। 180 डेज हमने पढ़ा ही था। लीव नॉट ड्यू की मैक्सिमम अमाउंट भी पूछ रहा है, आपको पता ही है 360 डेज होता है। सीसीएल के बारे में पूछ लिया, इट कैन बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी काइंड, ये भी सही है। नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 15 डेज, ये गलत है। पहले 15 था, अब 5 डेज हो गया है। ठीक है। इट शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए सिंगल फीमेल गवर्नमेंट फॉर मोर देन, ये भी गलत है। डेबिटेड, ये सही है। तो इसमें जो करेक्ट पूछा है तो 1 और 4 इसका आंसर होगा। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले से ही वो लीव इनकेसमेंट 260 दिन की ले चुके हैं। अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो पूछ रहा है कि उनको कितना मिलेगा। तो मैंने बताया था ना 10 ईएल पर ईयर के हिसाब से उनको इनकेसमेंट मिलेगा। तो 5 साल का कितना हो गया 50। और मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने जो पुराना अर्लियर इनकेसमेंट जो है वो टेक इन अकाउंट नहीं लिया जाता है, ये नॉट काउंट किया जाता है। मैंने बताया था कि यही एक सिचुएशन है जब 300 से ज्यादा लीव इनकेसमेंट निकल सकती है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था। बहुत सारे लोग इसमें 40 आंसर मार के आए होंगे, तो इसका आंसर होगा 50। 91 द क्रेडेंशियल ऑफ सप्लायर ऑन जेम शैल बी सर्टिफाइड बाय जेम एसपीवी। जीएफआर से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 92। As per GFR 2017, which of the following statement is a minor work is correct? Minor work add capital value to existing asset but do not create new assets, सही है। Minor work create new asset, गलत है। Minor work are also undertaken to maintain building and fixture, ठीक है, ये गलत है। Minor work also include special repair, ये जो है कि ये भी गलत है। तो केवल क्वेश्चन नंबर 92 का जो है केवल 1 सही है। ठीक है, ये चीज 93 का ग्रांट इन एड से सवाल है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 134 बनेगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो 134 बनेगा इसका। ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल आर टू डिवीजन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। 95 की बात करें तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, तो इसमें 95 का जो आंसर बनेगा वो 3 और 4 बनेगा। इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी बिड शुड बी इनवाइटेड एटलीस्ट फ्रॉम 3 बिडर, एटलीस्ट नहीं, मैंने बोला था मोर देन 3।
ये चीज मैंने पढ़ाते समय कई बार हाईलाइट किया था और देखो वही चीज पूछ लिया। एटलीस्ट फ्रॉम मोर देन 3 में एटलीस्ट 4 होगा, ठीक है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया इसमें। पहले के हिसाब से तो ये और ये तुरंत गलत हुआ। इनलिमिटेड इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंपटीशन एवरी अनसॉलिसिटेड शुड बी कंसीडर्ड, किसी भी हाल में अनसॉलिसिटेड बिड को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये भी खत्म हो गया, 3 और 4 ही बचा। ठीक है, ये दोनों सही है। ये लाइब्रेरी की बुक का फिजिकल वेरिफिकेशन है, जो मैंने बताया था 5 बुक पर 1000 पर ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आंसर आएगा 100 बुक्स। ये जब हम जीएफआर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था। 97 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी दैट कैन बी अंडरटेकन फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ, देखिए बिड सिक्योरिटी का जो रेट है 3 से लेके 5% तक। अब मैक्सिमम क्या आएगा 5%। अब 50 लाख का 5% निकालोगे तो ये आएगा 25,000 रुपए। आंसर दिए हैं 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यही चीज है, इसको नहीं 50 लाख का जो है 5% कितना होगा, ओ सही है सही है, यही सही है, सी सही है इसका। 10% इसका 5 लाख होगा तो 5% 2.5 लाख, यही सही है। 98 की बात करें तो जीएफआर से रिलेटेड है, तो ये जो है कि लैप्स ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन कब लैप्स होता है इसके रिगार्डिंग पूछा गया, तो इसका आंसर जो है कि सी है, 1 2 3। 99 की बात करें तो ये भी जीएफआर से रिलेटेड है, इंडिया की गारंटी इससे है, तो 99 का जो आंसर है वो 134 है। ठीक है, ये चीज। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सरप्लस ऑफ ऑब्लिगेटरी गुड्स विद रीडेबल मोर देन इतना, ये हमने पढ़ा था कि कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक ऑक्शन या बिड के जरिए। 2 लाख से कम का है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे चाहे वैसे कर सकता है, तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। The decision to grant exemption from the mandatory e-publishing require where confidence is required for region to nationalities to be approved by Secretary of Ministry with the concurrence of FA। ठीक है, बड़ा क्लोज सवाल पूछा था, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ओनली कंकरेंस, ये एफए की कंकरेंस चाहिए होती है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 102 की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा। ये हमने जो पढ़ा था 30 दिन नहीं, हमने पढ़ा था कि 21 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये 15 महीने नहीं होता है बल्कि 18 महीने से ज्यादा पीरियड का होता है तब होता है, और ये सही है और ये सही है, तो 3 और 4 जो है कि इसमें सही है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए डाउट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ जीएफआर, जीएफआर में कोई भी इंटरप्रिटेशन, उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही उसको इंटरप्रेट करेगी, क्लैरिफिकेशन वही इशू करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 में देखें तो ये चीज मैंने जब रीअप्रोप्रिएशन पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था, ये सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद द पावर टू ओपन ए न्यू हेड ऑफ अकाउंट, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एक्चुअली इसमें मैंने बताया था कि सीजीए ये काम करता है, सीजीए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो इसका डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 106 है, नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर शैल बी इंटरटेड आफ्टर द लैप्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। एन एडवांस पेमेंट टू ए गवर्नमेंट प्लीडर इन कनेक्शन विद द लॉसूट, इसका आंसर नहीं मिला, ये क्या होता है ये आइडिया नहीं लग पाया। 108 में पूछ रहा है कैपिटल रिसिप्ट, इसमें से कौन कौन है। इंटरनल डेप्ट मार्केट लोन, ये जो है ये कैपिटल रिसिप्ट है। टैक्सेज वगैरह ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। 1 3 4 सॉरी, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, तो मैंने बताया था कि 60 डेज इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ वारंटी ऑब्लिगेशन, ये जो है
फोर्स मेजोर में क्या क्या आएगा? तो 1 to 4, 1 to 4, ये तो सिंपल है, सीजनल ट्रेन को फोर्स मेजोर नहीं माना जाता है, 1 to 4 आएगा इसमें। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डीएफपीआर से रिलेटेड पूछ लिया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कैन रिलीज फंड फॉर इन्वेस्टमेंट एज इक्विटी कैपिटल स्ट्रेटेजिक कंपनी होली ओन्ड? ये चीज हमने पढ़ा था कि सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये पावर दी हुई है, अगर उनके बजट में है तो वो खुद ही रिलीज कर सकते हैं, इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती फाइनेंस मिनिस्ट्री की। फिर डीएफपीआर से पूछ रहा है कि किसके किस पे अप्लाई नहीं होता है, ये चीज भी हमने पढ़ा था, जो है कि स्पेस पे अप्लाई नहीं होता, एक्सटर्नल अफेयर्स पे जो स्पेस पे अप्लाई नहीं होता, इस पे अप्लाई होता है, इस पे अप्लाई होता है, और इस पे तो लागू नहीं होता। तो 1 और 4। फिर डीएफपीआर से सवाल पूछ लिया, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें जो है कि ये सी जो है नॉट करेक्ट है। रीअप्रोप्रिएशन का ऑर्डर इशू करना पड़ता है, इन फॉर्मल ऑर्डर इसको इशू करना पड़ेगा तब जा करके वो। एक 114 नंबर में अगर हम देखें तो ये 2 लाख है लिमिट। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है खुद जो है कि उसको राइट ऑफ कर सकता है, अगर वो जो लॉस है स्टोर का वो किसी फ्रॉड वगैरह की वजह से नहीं हुआ, तो 2 लाख है इसका। ठीक है ये चीज। 115 नंबर में बात करें तो ये कंटिजेंट एक्सपेंडिचर की डिफिनीशन ही दे दिया है। 116 की बात करें तो टेम्परेरी पोस्ट को क्रिएट करने की पावर टू क्रिएट टेम्परेरी पोस्ट, तो हमने ये चीज पढ़ा था कि ये शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, मैंने बोला था कि मैचिंग के लिए कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो 1 और 2 इसमें जो है कि करेक्ट है, बाकी तीसरा जो है कि वो गलत है। ठीक है, एक्चुअली ये 5 ईयर नहीं बल्कि 3 ईयर्स होता है। ठीक है, हर 3 साल पे डेलीगेशन का रिव्यू होना चाहिए। 118 पूछ रहा है कि कोई डेलीगेशन है जो बाहर जाना चाह रहा है, तो इसको स्क्रीनिंग कमेटी और सेक्रेटरी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, 149 में जो एलटीसी से रिलेटेड पूछ रहा है, तो ये 1 to 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 to 4 तीसरा गलत है। द एग्जिस्टिंग ब्लॉक एंड एंटाइटलमेंट आर द सेम फॉर द फ्रेश रिक्रूट एंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गलत है, सेम नहीं चलता, इनका अलग चलता है, उनका अलग चलता है। ठीक है, तो 1 to 4 इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 120 की अगर बात करें तो 1, 3, 4 इसका जो है कि करेक्ट। ठीक है, तो यही था, ये सारे कवर हो गए, इसके आंसर मिला लीजिएगा। सवाल काफी जो है कि कठिन पूछे जा रहे हैं, तो एक एक आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।